बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का। इस टॉपिक में और इस लेक्चर में आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। सो मियोसिस जो होता है ये रिडक्शन सेल डिवीजन होती है। रिडक्शन सेल डिवीजन हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं और उसके अलावा जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बनाता है मियोसिस के अंदर। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो मियोसिस होती है उनमें गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स यानी कि स्पर्म और एग इनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। और उसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर जो स्पोर्स मदर स्पोर्ट सेल्स होते हैं वो मियोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस करके मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके वो स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है मियोसिस के अंदर। ये मियोसिस की डायग्राम है। ये आपको तब समझ में आएगी जब हम इनके स्टेप्स सारे पढ़ लेंगे। सबसे पहले जो मियोसिस होता है उनमें फर्दर 2 इवेंट्स 2 डिवीजन आ जाती हैं। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। इसके नतीजे में जो मियोसिस 1 होती है इसमें 2 बनते हैं डॉटर सेल्स और फिर वो जो डॉटर डॉटर सेल बनते हैं जो 2 वो फिर फर्दर मियोसिस 2 करके 2 और डॉटर सेल्स बनाते हैं और हैप्लॉइड होते हैं ये सारे के सारे। तो इस तरह 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं मियोसिस के ज़रिए। मियोसिस 1 जो होता है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, इसे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं और ये रिडक्शन होती है। रिडक्शन सेल डिवीजन होती है क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 को हमने फर्दर डिवाइड किया है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज और टेलोफेज 1 के अंदर। और जो प्रोफेज 1 होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसके अंदर फर्दर सब डिवीजन्स होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं जिसमें लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, प्रोकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस आ जाता है। और देन फर्स्ट जो है वो लिप्टोटीन है। लिप्टोटीन यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं लिप्टोटीन के अंदर जिन्हें हम कहते हैं लिप्टोटीन। उसी स्टेज के नाम पर उसी थ्रेड्स के नाम पर इन स्टेजेस का नाम है लिप्टोटीन। ये यहाँ पर एक फाइबर्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ फाइबर्स बनते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, थिन बीडेड लाइक होते हैं ये, तो जिन्हें हम कहते हैं लिप्टोटीन। उसी इस लिप्टोटीन के नाम पर ही इस स्टेज का नाम पड़ा है लिप्टोटीन। इसके अंदर ये लिप्टोटीन्स बनते हैं और बहुत सारे लिप्टोटीन्स बनते हैं। इनके अंदर जो हर लिप्टोटीन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जो 2 लिप्टोटीन्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं यानी कि ये बनाते हैं यहाँ पर होमोलोगस स्ट्रक्चर। और होमोलोगस स्ट्रक्चर यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर। ज़ाइगोटीन जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक आता है मदर से और दूसरा आता है फादर से, यानी कि एक आएगा ओवम से और दूसरा आएगा स्पर्म से, दोनों आपस में अट्रैक्टेड होते हैं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अट्रैक्ट होकर और आपस में जॉइन हो जाते हैं, पेयर बना देते हैं एक। और इस दिस पेयरिंग और दिस जॉइनिंग इज नोन एज व्हाट? साइनेप्सिस। इसको हम कहते हैं साइनेप्सिस। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज व्हाट? साइनेप्सिस। और ये जो पेयर बनते हैं यहाँ पर वो बाइवेलेंट कहलाते हैं। बाइवेलेंट क्योंकि यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं हाँ, इसलिए बनाते हैं बाइवेलेंट। और तकरीबन इनके अंदर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं तो इसलिए हम इनको टेट्राड्स भी कहते हैं। जो पिकाइटिन स्टेज होती है इसके अंदर जो साइनेप्टिक फोर्स था जो कि साइनेप्सिस में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो फोर्स था उसे हम कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इस फोर्स को हम कहते हैं साइनेप्टिक फोर्स। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम ये अब पिकाइटिन के अंदर डिक्रीज होगा और क्रोमोसोम्स जो जो हैं वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो सेपरेशन होती है वो ऑलमोस्ट हो जाती है बट एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर सेपरेशन नहीं होती, उस पॉइंट को हम कहते हैं चार्जमेटा। वो वहाँ पर चार्जमेटा पॉइंट पर सेपरेशन इसलिए नहीं होती बिकॉज वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। पिकाइटिन स्टेज के अंदर ही क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाती है, मोस्टली यहीं पर कंप्लीट भी हो जाती है बट जो डिप्लोटीन होता है उसके स्टार्ट होने से ही बस वो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है। सो जो चार्जमेटा होता है वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन आती हैं और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट नजर आता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन है जितने भी ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं वो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर एट द चार्जमेटा पॉइंट इन द पिकाइटिन स्टेज। ओके होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स। जो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पॉइंट्स पर और उसके अलावा जो सेंट्रोमियर पॉइंट होता है वहाँ से, वहाँ उसके अलावा ये स्प्लिट नहीं होते।
नाउ जो ईच बाइवेलेंट कंपोज ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, देयरफॉर इज आल्सो नोन एज बाइवेलेंट और टेट्राड, इसलिए हम इनको टेट्राड भी कह सकते हैं या बाइवेलेंट भी कहते हैं। डिप्लोटीन के अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो ऑलमोस्ट यानी कि कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर सेगमेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट कर देते हैं, क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट जो है वो सेपरेट कर देते हैं, और जैसे ही सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपना ट्रांसफर करते हैं और जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर दिखाते हैं हमें। बेसिकली जो पेकाइटिन होती है स्टेज, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, बट यहाँ पर डिप्लोटीन दिखाया गया है, तो आपने यही याद रखना है, डिप्लोटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पर ये दिखाया गया है। सो डायाकाइनेसिस जो है वो आखिरी स्टेज होती है इसकी, यहाँ पर प्रोफेज का एंड हो रहा है, और प्रोफेज के अंदर जनरल वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जाएगी और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम माइटोटिक एपरेटस भी कहते हैं। और जो है हमारे पास जो प्लाज्मेटा होता है वो क्या होगा, वो मूव करेगा कहाँ पर, एंड्स पर चला जाएगा, लाइक अ जिपर की तरह वो एंड्स पर चला जाएगा। प्लाज्मेटा क्या करेगा, मूव कर जाएगा एंड्स पर, और इस तरह इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो जिस तरह प्लाज्मेटा मूव करते हैं एंड्स पर टुवर्ड्स द एंड्स, इनको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। और एट द एंड ऑफ द डायकाइनेसिस क्रोमेटिड्स स्टिल रिमेन कॉम्पैक्टेड एट देयर एंड्स। सो जो क्रोमेटिड्स होते हैं स्टिल कहाँ पर अटैच्ड रहते हैं, एट देयर एंड्स, जो इनकी एंड्स होती हैं वहाँ पर स्टिल अभी भी वो अटैच्ड रहते हैं। प्लाज्मेटा यहाँ पर टर्मिनाइज हो जाती है, इसलिए इसलिए हम इनको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। सो डायकाइनेसिस के अंदर एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेटाफेज वही सेम होगा, यहाँ पर भी क्या बनेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगी, जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो सेंट्रोमियर पर अटैच होंगे, और क्रोमोसोम्स को एक बीच लाइन पर अरेंज कर देंगे, जिसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, जैसे आप मेटाफेजियल प्लेट भी कहते हैं, इसलिए इस स्टेप को हम कहते हैं मेटाफेज। नेक्स्ट होता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे यानी कि माइटोटिक एपरेटस जो बने थे, ये अब सेंट्रोमियर पर अटैच तो हो गए हैं, अब क्या करेंगे, ये फोर्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये लेंथन करेंगे, इनको शॉर्ट करेंगे अपनी फाइबर्स को। जैसे ही ये फाइबर्स को शॉर्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो क्रोमोसोम्स थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आपस में ये सेपरेट हो जाएंगे और ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर देंगे। एक एक साइड ऊपर चली जाएगी और दूसरी साइड नीचे चली जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर अब क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं विथ जेनेटिक वेरिएशन। अब यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर आ गई है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी कैटिन के अंदर। यहाँ पर डिप्लोटीन दिखाया गया है, सो आपने डिप्लोटीन याद रखना है, डिप्लोटीन के अंदर। सो एनाफेज को हम पढ़ते हैं यहाँ पर, एट दिस स्टेज वन क्रोमोसोम from each homologous pair bivalent begin to separate and move towards their respective pole by the contraction of the spindles. स्पिंडल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो मूव कर जाएंगे। एक्चुअल रिडक्शन अक्कर एट दिस स्टेज, तो आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है। एक्चुअल रिडक्शन कहाँ पर होती है, वो होती है एनाफेज के अंदर। एक्चुअल रिडक्शन कहाँ हो रही है, एनाफेज के अंदर हो रही है, नॉट इन द प्रोफेज। सो एक्चुअल रिडक्शन इज अक्कर्ड विद इन दी एनाफेज वन। आपने याद रखना है एनाफेज वन। ये एमसीक्यूज पूछा भी जाता है मोस्टली, जितनी भी आपसे कमीशन के सवाल होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि ये जो रिडक्शन होती है वो मियोसिस के किस फेज में होती है। सो आपको क्वेश्चन देंगे यहाँ पर, एनाफेज वन, एनाफेज टू, प्रोफेज वन, प्रोफेज टू। तो आपने याद रखना है एनाफेज वन के अंदर एक्चुअली रिडक्शन होती है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, एनाफेज वन। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। So moreover, or the result of crossing over two chromatids of chromosomes, some do not resembles with each other genetic terms. So यहाँ पर genetics की बात आ रही है कि ये जो genetic variation होती है वो भी यहाँ पर, this is also possible because of the क्रॉसिंग ओवर। टीलोफेज जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है प्रोफेज के। जो जो प्रोफेज में हो रहा था उसके अपोजिट जो भी चीजें होंगी वो टीलोफेज में होंगी। सो टीलोफेज वन के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस जो है वो फिर से आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोम था वो अब अनकॉइल हो जाएगा। जो कंटेंस्ड हो गया था क्रोमोसोम अब वो अनकॉइल होकर क्रोमेटिन मटेरियल बना देगा। सो इस तरह ये सारे के सारे जो फेजेस हैं, ये सारे के सारे जितने भी स्टेप्स हैं, ये ऑपोजिट होते हैं प्रोफेज के। सो समटाइम ये भी एमसीक्यूज पूछा जाता है आपसे कि वो कौन सा स्टेप है जो कि प्रोफेज के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो यू हैव
टू रिमेंबर दैट वाज द टीलोफेज। जो वो कौन सा था, वो था टीलोफेज। नेक्स्ट वी हैव द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस के अंदर टीलोफेज के बाद, जो टीलोफेज के बाद जो सेल होते हैं वो साइटोकाइनेसिस की तरफ जाते हैं। इट मीन्स कि वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देते हैं ताकि डॉटर सेल्स बन पाएं और वो फर्दर डॉटर सेल्स जो हैं वो आगे मियोसिस 2 कर पाएं। मेनली यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस नहीं भी होती, तो उसी के सेल्स के अंदर क्या होते हैं, वो फर्दर सेल डिवाइड करते हैं, देन इवेंचुअली एक बार ही साइटोकाइनेसिस होती है, देन 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। बट मोस्टली मोस्टली जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास नेक्स्ट मियोसिस 2 होती है। इंटरफेस अगर आप देखें यहाँ पर, तो टीलोफेज 1 के बाद if this stage occur there is a short period called the interphase। अब यहाँ पर इंटरफेज आता है, मियोसिस 1 के बाद थोड़ा सा गैप आता है, थोड़ा सा रेस्ट करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज द मियोसिस 2। मियोसिस 2 से पहले मियोसिस 1 से 1 के बाद यानी कि बीच में इंटरफेज आता है दूसरा एक, जैसे आप इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं। इसके बीच में इंटरफेज के बीच में जो सेल होता है अपने आप को प्रिपेयर करता है, हर चीज़ करता है एक्सेप्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ नहीं करता, वो ये कि वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? बिकॉज़ यहाँ पर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो डीएनए की वो यहाँ पर जो है वो डीएनए की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो रेप्लिकेट करे। यहाँ पर अननेसेसरी होता है डीएनए का रेप्लिकेट होना। अगर यहाँ पर बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी 2 क्रोमेटिड्स, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो इसलिए इट इज़ अननेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए अननेसेसरी होता है कि डीएनए रेप्लिकेट करे, तो इसलिए इंटरफ़ेज़ के अंदर मियोसिस 1 के बाद जो इंटरफ़ेज़ आ रहा है, उसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस नहीं होती, यानी कि एस फ़ेज़ एब्सेंट होता है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन-सा स्टेप होता है जिसमें एस फ़ेज़ जो होता है वो एब्सेंट होता है आफ्टर द मियोसिस 1 के बाद। सो आपने याद रखना है वो प्रोफ़ेज़ नहीं है, वो इंटरफ़ेज़ है, ठीक है? इंटरफ़ेज़ के अंदर एस फ़ेज़ नहीं होता। एस फ़ेज़ के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, G1 फ़ेज़, एस फ़ेज़, G2 फ़ेज़, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था, पार्ट 1 में पढ़ाया था मैंने आपको। सो ये वो लेक्चर आप देख लेना। सो हम आते हैं यहाँ पर, तो इंटरफ़ेज़ के अंदर डीएनए सिंथेसिस नहीं होती मियोसिस 2 से पहले, ये आपने याद रखना है। सो सेकंड मेयोटिक डिवीजन बिल्कुल सेम होती है एज़ माइटोसिस। जो माइटोटिक डिवीजन होती है बिल्कुल उसी की तरह होती है। बस यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सेल डिवाइड्स करते हैं और उसके अलावा डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करता, ये आपने याद रखना है, ठीक है? सो सेकंड माइटोटिक डिवीजन मियोटिक डिवीजन जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है एज़ माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पर जो हर हैप्लॉइड सेल होता है वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं। सो सेकंड मेयोटिक डिवीजन के अंदर फर्दर प्रोफ़ेज़ 2, मेटाफ़ेज़ 2, एनाफ़ेज़ 2 और टेलोफ़ेज़ 2 आते हैं। प्रोफ़ेज़ 2 के अंदर क्या होता है, वही सेम चीज़ें होंगी, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस ये गायब हो जाएँगे, स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। स्पिंडल फाइबर जैसे ही बनेंगे मेटाफ़ेज़ के अंदर, वो अटैच हो जाएँगे सेंट्रोमियर के साथ, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाएँगे और जो क्रोमोसोम्स हैं उनको इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज कर देंगे। इस स्टेप को हम कहते हैं मेटाफ़ेज़ 2, और मेटाफ़ेज़ 2 के अंदर जितने भी फाइबर्स बने हैं वो क्रोमोसोम्स को बीच पर अरेंज करवा देते हैं। देन एनाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ वही सेम होगा, यहाँ पर अपोज़िट पोल की तरफ जितने जितने भी स्पिंडल फाइबर्स बने हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे और अपोज़िट पोल पर पुल कर देंगे क्रोमोसोम्स को ताकि वो सेपरेट हो पाएँ। तो इस तरह सेपरेशन हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर सेपरेशन कंप्लीट भी होती है, और इसी एनाफ़ेज़ के अंदर सेपरेशन कंप्लीट भी हो जाती है अंटिल ये क्रोमोसोम जो है वो जब तक अपोज़िट पोल पर मूव ना कर जाएँ, ये जो स्पिंडल्स हैं वो कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये आपको बताया गया है यहाँ पर। टेलोफ़ेज़ के अंदर वही चीज़ें होंगी, अपोज़िट टू द प्रोफ़ेज़, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएँगे और क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल हो जाएगा, और उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सारे के सारे रीअपीयर हो जाएँगे। तो उसके बाद फिर से क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस के अंदर जितने भी 2 सेल्स से ये अब 2 सेपरेट हो जाएँगे और इनके अराउंड साइटोप्लाज़्म भी आ जाएगा और सेपरेशन हो जाएगी। तो सेपरेशन के बाद क्या होगा, सेपरेशन के बाद हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएँगे इस तरह। सो ये थी मियोसिस, और that is was reduction division, and meiosis 1 was the reduction division, meiosis 2 is same as the mitosis.
यहाँ पर थोड़ा आपको बताया गया है कि व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस अगर ना हो तो क्या होगा? मियोसिस अगर ना हो ना तो फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो डबल होते जाएँगे, होते जाएँगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल होते जाएँगे। जैसे कि ह्यूमन्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर वो मियोसिस ना करें उनके जर्म से यानी कि स्पर्म और ओवम अगर मियोसिस ना करें तो 46 प्लस हो जाएँगे, देन 46 फिर से 46 प्लस हो जाएँगे। इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। तो इससे क्या होगा? इससे स्पेशी नहीं रहेगी। तो इससे जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं क्योंकि हर ऑर्गेनिज़्म के अंदर अपने-अपने क्रोमोसोम्स होते हैं कांस्टेंट। लाइक ह्यूमन में 46 होते हैं, तो इस तरह अगर 46 ना रहेंगे तो वो स्पेशी नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। उसके अलावा एब्नॉर्मैलिटीज़ आ जाएँगी ग्रोथ में और उसके अलावा डिसीज़ेज़ होगी, डिसऑर्डर्स होंगे और उसके अलावा इट मे प्रूव फैटल। इट मीन्स कि वो डेथ भी कॉज़ करवा सकते हैं। सो इसलिए मियोसिस ज़रूरी होती है। थोड़ी-सी और यहाँ पर सिग्निफिकेंस है मियोसिस की, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द मियोसिस। वो इसलिए क्योंकि आप देखें जो स्पर्म और एग होते हैं, वो अगर मियोसिस करते हैं तो ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। फिर जब फर्टिलाइज़ेशन होती है यानी कि स्पर्म और एग मिलते हैं तो 23 फिर से मिलकर एग बनाते हैं 46। तो 46 इस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं। अगर मियोसिस ना हो तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट नहीं रह पाएँगे, रीस्टोर नहीं हो पाएँगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक वेरिएशन। हाँ, जो मियोसिस होती है उसके अंदर ही क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होती है जेनेटिक वेरिएशन आती है और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से वो होते हैं ना आपके पास एडाप्टिव एडाप्टिव ट्रेट्स जनरेट होते हैं यानी कि इट मीन्स कि वो सर्वाइव करने में आपको मदद करते हैं। इस एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको सर्वाइव करने के लिए आपको जो ट्रेट मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं एडाप्टिव ट्रेट्स। वो आते हैं इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। और ये जो जेनेटिक वेरिएशन होती है ये आपको इवोल्यूशनरी प्रोसेस भी बताती है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है और किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता-जुलता है और इनके इवोल्यूशनरी लिंक्स क्या होते हैं, वो भी आपको ये बताती है। उसके अलावा माइटोटिक एरर्स क्या होती हैं? माइटोटिक एरर्स ये होती हैं कि जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं किसी स्टेप में, यानी कि एनाफ़ेज़ के अंदर जो सेपरेट होते हैं, तो उसके अंदर अगर मियोसिस 1 के अंदर जो एनाफ़ेज़ हो रहा है, उसके अंदर अगर सेपरेट ना हो पाएँ, तो उसके दौरान फेल टू सेपरेट कॉज़ द नॉन डिसजंक्शन। इट मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही से सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इट मीन्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं या कम होते हैं तो देयर इज़ अ एब्नॉर्मैलिटीज़ और डिसऑर्डर्स और इसकी वजह से क्या होता है फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज हो सकती है और इसके अलावा बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं रिलेटेड टू द germ cells as well as the physical somatic cells as well because ये जो होते हैं आपके जितने भी जर्म सेल्स होते हैं वो आपकी पूरी की पूरी जेनेटिक और आपकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होते रहते हैं इसलिए। सो माइटोटिक एरर्स के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं सेपरेट होना। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर सही से काम ना करें तब भी हो सकते हैं या कुछ प्रोटीन्स जो इनको कंट्रोल करती हैं वो सही से ना आएँ या उसके अलावा जो जेनेटिक मटीरियल या कोड्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं माइटोसिस मियोसिस को। बिकॉज़ माइटोसिस और मियोसिस जो होता है ना दोनों स्टेप्स टोटली कंट्रोल्ड होते हैं। इट मीन्स कि ये अंडर कंट्रोल होता है सिग्नल्स के और प्रोटीन्स पर डिपेंड करता है जो कि डीएनए से ही आती हैं जो कि डीएनए से कोड्स आते हैं बेसिकली इनके लिए माइटोसिस और मियोसिस के लिए नाउ यू हैव टू सेल को कहता है नाउ यू हैव टू डिवाइड या यू हैव टू स्टॉप द डिवीजन। ये सारे के सारे सिग्नल्स आते हैं सेल से। स्पिंडल फाइबर सही से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं उनको चेक करना सही से सेपरेशन हो रही है नहीं हो रही है उनको चेक करना इट्स ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ कोड्स प्रोटीन्स। ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं तो इसलिए अगर थोड़ी-सी भी जितनी भी डिफेक्ट आ गए अगर क्रोमोसोम के अंदर तो उसे हम कहते हैं मियोटिक एरर्स और मियोटिक एरर के अंदर फिर क्या होते हैं फिर एब्नॉर्मलिटीज़ जनरेट्स होती हैं। सो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी एब्नॉर्मलिटीज़ होती है जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि ट्राइसोमी होती है, टर्नर सिंड्रोम्स जिसे आप कहते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम्स और बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में जो हमारी अपर क्लासेस होती है ना, फर्स्ट ईयर इंटर की उनमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो समरी है यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो टर्म क्रोमोसोम है वो किसने दिया था? वो फ्लेमिंग ने दिया था 1882 के अंदर। ये बताया था इन्होंने कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक पार्किंसन इन्होंने एक डाय था जो सैलिमेंडर लार्वा जब डिवाइड कर रहा था उसके अंदर इन्होंने ट्रीट किया था और ये बताया था क्रोमोसोम्स होते हैं
कलर्ड बॉडी इन्होंने कहा था, बट इट वाज द मिसनोमर फॉर द क्रोमोसोम, बिकॉज़ क्रोमोसोम जो है वो कलरलेस बॉडीज़ होती हैं। ये टर्म किसने दिया था? वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था 1882 के अंदर, ये आपने याद रखना है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बने होते हैं 2 चीज़ों के, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और जो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने 4 होते हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और उसके अलावा एक्रोसेंट्रिक, जिसे आप सब टेलोसेंट्रिक भी कहते हैं, और जो लास्ट होता है वो होता है टेलोसेंट्रिक। देन हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती हैं बिटवीन द सक्सेसिव सेल डिवीजन्स के, जो 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होती हैं, एक्स डिवीजन से लेकर दूसरी डिवीजन तक जितनी भी चेंजेस आती हैं, इन सारी की सारी चेंजेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल जो है वो बेसिकली कंसिस्ट होती है 2 फेजेस पर, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, जिसे आप कहते हैं डिवाइडिंग फेज। इंटरफेस के अंदर फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं, 3 डिवीजन्स होती हैं, जैसे हम कहते हैं G1 एस फेज और G2 फेज। माइटोसिस जो होती है वो पेरेंट सेल को डिवाइड करती है 2 डॉटर सेल्स के अंदर, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और ये सोमेटिक सेल्स में होती है। मियोसिस जो होती है वो जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म और एग में होती है, और इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है 4 डॉटर सेल्स के अंदर। उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं उनमें मियोसिस होती है जर्म सेल्स के अंदर, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होती है स्पोर, मदर स्पोर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है। जो मेयोटिक एरर्स होती हैं वो तब होती हैं जब पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं सेपरेट होने से, तो इससे हम कहते हैं नॉन डिस्टिंक्शन। जो नॉन डिस्टिंक्शन होती है वो एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकती हैं इसके अंदर। सो सेल डेथ होती है 2 टाइप्स की, एक होती है एपोप्टोसिस और दूसरी होती है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है, इसके अंदर जो है वो आपके प्रॉपर वेल्ड सिग्नल आते हैं जिसके थ्रू आपकी डेवलपमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसके दौरान, और उसके बाद भी ये एपोप्टोसिस होती रहती है, सिग्नल्स आते हैं पर्टिकुलर। नाउ यू हैव टू सेल को जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है, सुसाइड करना है, जिसे आप ऑटोफेगी भी कह सकते हैं, और से सुसाइडल सेल भी आप कह सकते हैं इसको, कि सेल जो है वो कमिट करता है सुसाइड, और ये जो है वो प्रोग्राम्ड होता है, यानी इट मीन्स कि यहाँ से सिग्नल आते हैं इनके पास इंटरनली। और नेक्रोसिस जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है, इनके बाहर से कोई ट्रॉमा आया या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से जो भी सेल डेथ होती है उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। एमसीक्यूज़ हैं, मैंने आपको टिक कर दिए हैं, ये आप देख लें। जो पहला एमसीक्यूज़ है यहाँ पर कि माइटोसिस में कौन-कौन सी प्रोसेस होते हैं, तो उसका ऑप्शन बी है ग्रोथ, रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा है आपके पास मेटाफेज़ के अंदर जो है वो क्या होता है माइटोसिस के, तो इसमें क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर। तो मिसमैच कौन-सा है यहाँ पर, वो आपको बताया गया है कि मिसमैच जो है वो टेलोफ़ेज़ है, क्योंकि टेलोफ़ेज़ के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, बन रही होती है, डिसअपियर नहीं होती बल्कि रीअपियर हो रही होती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसके अंदर प्रोफेज के अंदर, माइटोसिस के प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, सेपरेशन होती है सेंट्रियोल की, और सेंट्रियोल बनते भी हैं और सेपरेट भी होते हैं, और सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। देन यहाँ पर एपोप्टोसिस होगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो होती हैं वो सेल खुद सुसाइड करता है, तो उसमें वो होगा ऑटो एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सी होती है, इनकरेक्ट ये होती है कि जो मियोसिस होती है ये न्यू सोमेटिक सेल्स नहीं बनाते, बल्कि ये जो होती है वो जर्म सेल्स के अंदर होती है, और सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है माइटोसिस। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन, तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन विद स्पोर मदर सेल्स प्रोड्यूस स्पोर, तो वो मियोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एमाइटोसिस एक ऐसी टाइप होती है डिवीजन की जिसमें कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, और वो मोस्टली बैक्टीरियाज में होती है। विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन वाली जो माइटोसिस होती है उसे हम कहते हैं एमाइटोसिस। तो क्योंकि माइटोसिस का मतलब भी होता है यहाँ पर कि जो माइटोटिक एपरेटस बनते हैं, स्पिंडल्स बनते हैं। और देन वी हैव द सेपरेशन, पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स जब मूव कर जाते हैं उस स्टेप का नाम होता है एनाफेज। और स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच द सेंट्रोमियर शॉर्ट एंड द पेयर्ड क्रोमेटर आर पुल्ड अवे फ्रॉम वन अनदर, तो वो एनाफेज होता है, एनाफेज 2 होता है। तो यहाँ पर फिनोमेना विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट, उसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। सो वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली नॉन डिसजंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक है कि क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्ड एट द टाइम ऑफ डिवीजन, तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एट द टाइम ऑफ सेल सेल डिवीजन के दौरान जो है वो आपके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है एमसीक्यूज, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ चेंज विच अकर बिटवीन द सेल डिवीजन एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। सो नेक्स्ट वी हैव द एमसीक्यूज, दैट इज द
वो क्या है हमारे पास, द टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर एट। तो क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर के एक सेंटर होता है जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, जहाँ पर सेंट्रोमियर के बेसिस पर वो आपस में अटैच्ड होते हैं आपस में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज वो है, क्रोमोसोम इन द सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड। तो उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो वो होते हैं आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है, क्रोमोसोम विथ वन आर्म वेरी स्मॉल एंड डू द अनदर आर्म वेरी लॉन्ग। तो वो कौन सा था, वो था आपका एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो जो एक्रोसेंट्रिक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर जो एक आर्म होती है वो बहुत बड़ी होती है और एक आर्म जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, या जिसे आप सब टीलोसेंट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है, सब टीलोसेंट्रिक। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर है हमारे पास, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ थ्रेड कॉल्ड। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। जो दो थ्रेड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो कि आइडेंटिकल कॉपीज मेनली कंटेन करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल ग्रो एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड। तो उसे हम कहते हैं इंटरफेज। एक ऐसा फेज जिसके अंदर सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और अपने सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है और सेल के लिए, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरफेज, ठीक है। इंटरफेस कहते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पर दैट इज द इन एनिमल मियोसिस प्रोड्यूस। एनिमल्स के अंदर मियोसिस क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो यहाँ पर एनिमल्स के अंदर जर्म सेल्स जो होते हैं ना, वो एनिमल्स के अंदर मियोसिस प्रोड्यूस करती है, जर्म जर्म सेल्स, जर्म सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस में प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन द। तो ये आपस जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनको क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनको सेंट्रोमियर पर जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो इनको सेंटर पर अरेंज कर देते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, ड्यूरिंग द मेटाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर ये अपने आप को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है, इक्वेटोरियल प्लेट्स पर वो अपने आप को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सो आखिर में जो एमसीक्यूज है आपके पास वो है कि सेल डेथ विच इज कॉज बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो एक्सटर्नल फैक्टर अभी अभी हमने पढ़ा, समरी में लिखा था कि ये जो होती है वो होती है नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस एक ऐसी सेल डेथ होती है जिसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सेल डेथ कर जाता है, उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। और जो एपोप्टोसिस होती है वो बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है जिसके अंदर सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल्स की मदद से सेल डेथ करती है। सो ये आपके एमसीक्यूज और फिल द ब्लैंक समरी थे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।